हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग 8वां चैप्टर हिस्ट्री के सेकंड बुक की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें किसान, जमींदार और राज्य के बारे में हमने आपको बताया था। हमने वहां पर बताया था कि उस समय 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, जिसमें हमने अबुल फजल के द्वारा लिखे गए अकबरनामा और उस अकबरनामा के तीसरी पार्ट आईने अकबरी के बारे में चर्चा किया था, जिसने 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बारे में उस समय के वहां के समाज और कृषि के बारे में बताता है। ज्यादातर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कृषि के बारे में बात किया, ज्यादातर किसानों के बारे में बात किया। 2 प्रकार के किसानों की चर्चाएं थी, जानकारी का स्रोत हमने पढ़ा और कौन कौन से फसल उगता था, कौन कौन से फसल कहां से आया था, इन सब की चर्चा की थी। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर में पंचायत और मुखिया के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायत होता था, पंचायत का प्रधान मुखिया होता था, और फिर वहां पे कैसे कैसे समाज चलता था। उस समाज के मतलब, कहने का मतलब कि 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में हमें 2 चीजों के बारे में चर्चा करना था इस किसान, जमींदार और राज्य में। राज्य तो राज्य का ही होता ही है, किसान यानी किसान मतलब खेती करने वाले, और कृषक यानी खेती में कृषि, तो कृषि की चर्चा, और दूसरा उसके साथ ही साथ जमींदारों की चर्चा। हमने पहले वीडियो में खास करके खेती के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया कि किस प्रकार की खेती होती थी, कौन कौन से फसल होते थे, किस प्रकार के फसल होते थे, कौन महत्वपूर्ण फसल थे, किस प्रकार की तकनीक थी, ये सब सारी चीजों की चर्चा किया। आज हम लोग जमींदार और पंचायत और मुखिया इन सब के बारे में करेंगे, और महिलाओं का समाज में क्या स्थिति था इसकी भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेकंड वीडियो की बात करते हैं, पंचायत और मुखिया की बात करते हैं। कह रहा है कि गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा हुआ करता था, यानी गांव में जो पंचायत होता था तब भी होता था और आज भी होता है। आज तो इस पंचायत को हमने संवैधानिक दर्जा दे रखा है, और संवैधानिक दर्जा के तहत हमारे गांव में 5 साल पर स्थानीय शासन के रूप में पंचायत का चुनाव होता है, और उसमें मुखिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जीत करके आते हैं, और 5 साल तक ग्राम पंचायत को आगे लेकर चलते हैं, जिसे स्वशासन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसकी नींव कोई साधारण सी नींव नहीं थी, आज से नहीं है। मुगलों के समय या मुगलों के समय की बात छोड़िए ना, प्राचीन भारत से ही हमारे गांव में पंचायती और सरपंच वाली व्यवस्था चली आ रही है, जिसको हम लोगों ने आज भी बरकरार रखा है संवैधानिक दर्जे के साथ। तो अब देखिए, कहता है कि गांव की पंचायतों में बुजुर्ग लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता था। बुजुर्गों के ही निर्णय के अनुसार आगे का निर्णय भी हुआ करता था। गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, कौन? बुजुर्ग लोग। इन्हीं की जमावड़ा होती थी, जिनके पास अपनी जमीन पुश्तैनी अधिकार होते थे। ये जो बुजुर्ग होते थे, इनके पास बहुत मात्रा में अपना पुश्तैनी जमीन होता था, यानी खानदानी जमीन होता था, और उस जमीन के ये लोग मालिक होते थे गांव में, और इनका बड़ा असर पड़ता था गांव में समाज पर या वहां के पंचायत के चुनाव पर। जब तक पंचायत के चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार को गांव के बुजुर्गों की अनुमति नहीं मिल जाती थी, तब तक जमींदार उसे उस पद पर रहने के लिए अनुमति नहीं देता था मुखिया को। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में बुजुर्ग लोगों का कितना बड़ा योगदान होता था, और वो जब चाहे तब मुखिया को हटा सकते थे। इसलिए पंचायत में मुखिया लगातार बेहतर काम करने का प्रयास करते रहता था। अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी। निश्चित तौर पे कई जाति के लोग हैं तो कई प्रकार के लोग होंगे, कई जाति होगी, तो विविधता तो होना ही था। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी, और छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं हुआ करता था। इसमें कोई खास जगह उन लोगों के लिए नहीं था जो लोग नीच जाति के थे या खेतीहर थे या मजदूर थे। कह रहा है कि पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था, यानी जो पंचायत फैसला दे देती थी उसे सबको मानना पड़ता था।
पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जैसे आज भी होता है। आज भी हमारे गांव में पंचायत की भूमिका होती है और वो पंचायत में मुखिया एक होते हैं जिसकी बात सभी लोग मानने के लिए तैयार रहते हैं। होता था जिसे हम मुकद्दम या मंडल भी कहते थे। याद रखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से ही होता था। बताया ना पहले मैंने कि जब तक बुजुर्गों के, जो गांव में बुजुर्ग लोग होते थे, उनकी सहमति ना मिल जाए तब तक मुखिया अपने जीतने के बाद भी अपने पद पे परमानेंट नहीं हुआ करता था। और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। यानी जब तक गांव के बुजुर्ग मुखिया को अनुमति नहीं दे देते थे तब तक जमींदार उसे मंजूरी नहीं देता था। मुखिया अपने ओहदे यानी पद पर तब तक ही बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। यानी जब तक वो व्यक्ति गांव के बुजुर्गों का भरोसा जीत करके रखता था तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहता था और उसको मान्यता जमींदार की तरफ से मिलती रहती थी। लेकिन जिस दिन वह मुखिया गांव के बुजुर्गों का भरोसा खो देता था, वो बुजुर्ग जमींदार से सिफारिश करके उसे उसके पद से हटवा दिया करते थे। ठीक है, भरोसा था। कह रहा कि ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे या करवा सकते थे। गांव की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में ही बनवाना मुखिया का काम होता था। यानी मुखिया ही गांव का हिसाब किताब, लेन देन, जो टैक्स होता था ना, वो लेना देना करने का काम कौन करता था? मुखिया ही करता था। और पंचायत का पटवारी जो देखरेख करता था उसकी मदद भी करता था। यानी किसकी मदद करता था? पटवारी मदद करता था मुखिया का। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान देता था। इस खजाने से उन घर अधिकारियों की खातिरदारी भी कर दी जाती थी जो समय समय पर गांव की दौरा किया करते थे। यानी कुछ अधिकारी नहीं होते हैं, आज भी होते हैं, हमारे यहाँ वीडियो होते हैं, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो गांव को चेक करने के लिए आते हैं कि कौन सा काम अच्छे से हो रहा है, कौन सा काम अच्छे से नहीं हो रहा है। कई बार काम अच्छे से नहीं होता है तो उनको कुछ खर्चा पानी दे होकर के उनसे बात मनवा ली जाती थी। इसी तरह से उनकी खातिरदारी करना, उन्हें खिलाना पिलाना, उनको देख रेख करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे? तो जो गांव में पैसे वसूले जाते थे उन्हीं से उनकी खातिरदारी होती थी। जो बड़े अधिकारी चेक करने के लिए गांव में आते थे कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना भी होता था कि गांव के में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हद के अंदर ही रह रहे हैं या नहीं रहे। बताना पड़ता था, रिपोर्ट देना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं, मेरे गांव में तो अलग अलग जाति के लोग जरूर रहते तो हैं, लेकिन सभी लोग एक जैसे मिलजुल करके रहते हैं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग भाईचारे की भूमिका से रह रहे हैं। इस बात को हमें सिद्ध करना पड़ता था या बताना पड़ता था, भले हकीकत कुछ और ही हुआ क्यों न करता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से गांव की स्थिति मुखिया का नियंत्रण करने में बुजुर्गों का हाथ रहता था। अब ये पूछ सकता है कि मुखिया पर बुजुर्गों का नियंत्रण कैसे होता था। अब आप इसे पढ़ करके नोट से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके और इसे देख करके नोट्स बना करके और आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब कह रहा है कि ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार का मतलब होता है दोस्तों, दस्तकार मतलब होते हैं कारीगर। और ये कारीगर कोई एक नहीं होता है, ये कारीगर कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई मान लीजिए कि लकड़ी का काम कर रहा है, वो भी कारीगर हो सकता है। कोई मिट्टी का काम कर रहा है, घड़ा का बना रहा है, वो भी कारीगर हो सकता है। कोई आदमी बिल्डिंग बना रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, वो भी एक कारीगर ही हो सकता है। इसलिए दस्तकार जो होते थे, मैंने शुरुआती दौर में कहा था पिछले वीडियो में ही कि गांव में ही दस्तकार होते थे। जितने कारीगर होते थे, वो शिल्पकार हो या कारीगर, सब गांव में ही रहते थे। इसलिए ग्रामीण दस्तकार की बात करने जा रहे हैं। कह रहा कि गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे, ज्यादातर वहीं रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों का 25% घर इन्हीं कार्यों में लगे हुआ करते थे। कुम्हार हो या लोहार हो या बढ़ई हो या नाई हो, यहाँ तक कि
सोनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को ही देते थे और समय समय पे शहरों की तरफ भी आते थे। आई बात समझ में ना। तो सारे कारीगर जो होते ये लोग दस्तकार गांव में ही रहते थे, जिसके बदले में गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवा की अदायगी करते थे। आज भी ऐसा होता है, गांव में कोई कारीगर होता है ना, तो हम जब उसे कोई काम करवाते हैं तो उसे अदायगी यानी पैसा देने का कई तरीका हो सकता है कोई सामान दे दें उसको, उसके बदले में वो बेचारा लेकर के खुश हो जाता था। कोई आदमी पैसा देता था और कोई आदमी तो कहता था साल भर काम करिए, साल भर के बाद हमारी जब खेत में उपज होगी तो आइएगा तो कुछ अनाज आपको भी हम दे देंगे। इस तरह से दे करके उन कारीगरों के साथ गांव और गांव के लोगों का संबंध बना रहता था, जिसके बदले में गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवा की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता, जो खेती होता था उसको, आज भी होता है ऐसा, दे देता था, या गांव दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसा जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद भी बेकार पड़ा हो, वो अदायगी की सूरत हो जाती थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि या तो हम उसे अनाज दे दिए या नगद पैसा दे दिए, या कोई जमीन का ऐसा टुकड़ा जो उपजाऊ तो है फिर भी परती पड़ा हुआ है, तो उस परती जमीन को हम उसके काम के बदले में हम दे देते थे और कहते थे कि इससे जो अनाज या कोई भी चीज पैदा होगा वो अपने अदायगी में रख लीजिएगा। यानी जो आपने काम किया है उस काम के बदले में वो अनाज पैदावार होगा ना, वो अपने पास रख लीजिएगा, ये आपका जमीन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम उसे 3 रूपों में चुका देते थे। अच्छा, ऐसे में होता था या शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसे जमीन दस्तकारों की वतन बन गई, यानी उनका वतन कहलाने लगा, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हो जाता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूपों में पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी हो जाते थे। ऐसे स्थिति में आमतौर पर वस्तु और सेवाओं की विनिमय ही होता था, यानी वस्तु के बदले में वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु दे करके हम काम करा लेते थे, यानी हम एक सामान दे करके दूसरे सामान के काम ले लेते थे। इस तरह से जो दस्तकार होते थे गांव में, ग्रामीण दस्तकार होते थे, यानी जो काम करने वाले, उनके साथ गांव के लोगों का या बड़े या छोटे लोगों का संबंध होता था। अब कह रहा है कि ग्राम समुदाय में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब देखिए, इस मुगल काल में कहा जाए तो 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। आईने अकबरी कहता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्यों? तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मर्द खेत जोतते थे। कह रहा है कि मतलब पुरुष जो होते थे वो केवल खेत जोतना तो जानते थे, लेकिन खेत जोत देने के बाद, रोप देने के बाद क्या होता था, उनकी बहुत भूमिका कम होती थी। महिलाएं बुआई करती, निराई करती थी, गुटाई करती थी, कटाई करती थी, और साथ ही साथ पकी हुई फसल का दाना भी निकालने का काम करती थी। यानी केवल मर्द खेत जोत करके खेत बो दिए, उसके बाद की सारी प्रक्रिया महिलाएं करती थी। पहली बात। अच्छा, सूत भी काटती थी, बर्तन भी बनाने के लिए मिट्टी को साफ करती थी और गुथती भी थी। कपड़ों पर कढ़ाई करना जैसे काश्तकारी के काम के लिए उत्पादन के ऐसे पहलुओं थे जो महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर थे। यानी कढ़ाई का काम भी महिलाएं करती थी, यानी खेतों में काम करना हो, कटाई बुनाई का काम हो, या फिर अन्य कपड़े को देने का बात हो, मिट्टी के बर्तन की बात हो, ये सब में महिलाएं योगदान करती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी ये महिलाएं, बल्कि नियोक्ताओं यानी अमीर लोगों के घर भी जाती थी और बाजारों में भी कई ग्रामीण संप्रदायों में काम कर लेती थी। यानी हर जगह इनका योगदान था, इसलिए कहते महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यहां तक कि शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। आज बताइए ना, आज ऐसा है? नहीं। आज लड़की की शादी करने के लिए दुल्हा की कीमत एक तरह से देनी पड़ती है, जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय दुल्हन को लाने के लिए दुल्हन को क्या करना पड़ता था?
पैसा देना पड़ता था और तब लड़के के लिए दुल्हन खरीद करके हम लाते थे। अर्थात ये बताता है कि मुगलों के समय में इस 16वीं से 17वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यहीं तक नहीं थी, जरूरत होती थी ना कि दहेज की, तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे दे या किसी पत्नी का पति मर जाए, इन दोनों ही कंडीशनों में वो औरत दोबारा विवाह कर सकते थे, जिसे पुनर्विवाह कहते थे। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार भी था। ठीक है, यानी इतनी सारी सुविधाएं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति मुगल काल में बेहतर थी। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो निश्चित तौर पे इन सारे चीजों को आप लेकर के एक्सप्लेनेशन करिएगा। देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूं। देखिए, नोट्स पढ़ना, पढ़ाना और उसे समझाना एक अलग कला होता है, लेकिन क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन लिखना एक अलग कला होता है। दोनों में बहुत डिफरेंशिएट होता है। आप अगर ये सोच लें कि हमें कोई बना बनाया नोट्स दे दे, बना बनाया नोट्स मिल जाए, हम उसे पढ़ लें तो क्वेश्चन लिख लेंगे, ऐसा बाबू संभव नहीं है। ये सत्य बात है। आपको क्वेश्चन लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उस नोट्स को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। वो चीज को, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसकी बातों को गौर से सुनना पड़ेगा। बड़ा बड़ा कर वीडियो देखने से आप क्वेश्चन कभी नहीं लिख पाइएगा, इतना मेरा गारंटी है। और बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि वो कंसेप्ट क्या बता रहा है। उसके बाद उसको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया ना 3 रास्ते से गुजरती है। पहले उसको पढ़िए, फिर उसको समझिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, और फिर उसके लिए उस क्वेश्चन का अभ्यास करिए, और फिर देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और जो हमने पढ़ा है, चिंतन मनन किया है, क्या उससे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तब तो आप सही दिशा में जा रहे हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं किसी ना किसी इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका आपका लैक कर रहा है, यानी कम हो रहा है। इसलिए पढ़ते वक्त बड़ी कंसंट्रेट होनी चाहिए, चीजों को समझनी चाहिए, फिर उस पर मंथन करनी चाहिए, और फिर उस क्वेश्चन को बनाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या रहा है, हम बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए महिला से रिलेटेड आज तक बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है जंगल और कबीला। उस समय जंगल भी होते थे, बहुत सारे लोग भाग करके चले जाते थे जंगलों में। ठीक है, समसामयिक रचनाओं में जंगल में रहने वाले लोगों के लिए अक्सर हम जंगली शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगली थे ना, बिल्कुल नहीं, अनपढ़ नहीं। जैसे आज हम लोग अनपढ़ गंवार लोगों के लिए क्या करते हैं, एक जंगली शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। उस समय जंगली शब्द का इस्तेमाल ऐसा नहीं था कि अनपढ़ और गंवार लोगों के लिए कहता था। उस समय जंगली शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए कहता था जो जंगल में रहते थे। वो अच्छे व्यक्ति थे, भले आदमी थे, लेकिन जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें जंगली कहा जाता, नहीं कि वो बेकार आदमी थे इसलिए जंगली कहते थे। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। आ गई बात ना, कि उन्हें जंगली शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास सभ्यता नहीं थी, ज्ञान नहीं था ना। जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना नहीं था, परंतु आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ तो यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पाद, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था, इसीलिए उनको हम जंगली आदमी कहते थे, क्योंकि वो जंगल पर ही निर्भर थे। ऐसा नहीं था कि वो असभ्य थे, और इसलिए हम उनके लिए जंगली शब्द का प्रयोग करते थे। उदाहरण के तौर पर मिलों में उस समय क्या होता था, बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीनों से खेती की जाती थी, और शरद एवं जाड़ों के महीनों में शिकार किया जाते थे। तो वो जंगल में रहने वाले लोगों ने अपने लिए बांट रखा था कि कब कब क्या क्या हमको करना है। 4 मौसम यानी ऋतु के आधार पर उन्होंने अपना सीजन बांट रखा था। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका होता था, यानी बदमाशों का शरण देने वाला होता था। जब भी गांव में कोई आदमी टैक्स नहीं देता था, तो उसे क्या होता था, टैक्स लेने जब हम जाते थे तो व्यक्ति भाग करके जंगलों में चला जाता था। और जंगलों में कौन होते थे, गुंडे उंडे होते थे अक्सर कुछ लोग। तो ऐसे स्थिति में वहां पर स्थिति ये होती थी कि वो लोग टैक्स नहीं देते थे, इसलिए अड्डा था चोरों का वो। ठीक है, अड्डा बाबर लिखता है कि जंगल एक ऐसे रक्षा कवच था
जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो रहे थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुस जाती थी। राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। इसके लिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते हैं। अब जब वो टैक्स नहीं देते थे और जंगल में चले जाते थे तो हम उनसे कहते थे कोई बात नहीं भैया, अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, क्या करिए आप मुझे उस टैक्स के बदले में हाथी ही दे दीजिए, क्योंकि जंगल में तो आप रहते हैं, आपके पास हाथी तो है ना, हम उस हाथी का युद्ध में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम आपको टैक्स से बिल्कुल मुफ्त कर देंगे, यानी मुक्त कर देंगे। टैक्स तो लेंगे, वो अनाज के रूप में हो, नगद के रूप में हो या हाथी के रूप में ही दीजिए, लेकिन टैक्स दीजिए। अब कह रहा है कि जमींदार और उनकी शक्तियां, मुगलों के समय में जमींदारों के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती थी, बहुत जमींदार ताकतवर हुआ करते थे। ठीक है, कह रहा है कि जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। समाज में उनका ऊंचा स्थान था ना, इसलिए उनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना उसको तवज्जो दी जाती थी। ठीक है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे कई कारण था। पहला तो उनकी जाति ही, ठीक है ना, जाति उनकी उच्च होती थी इसलिए उनकी हैसियत थी। दूसरा कारण यह भी था कि राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं वो लोग देते थे, राज्य को यानी मुगलों को देते थे, इसलिए मुगलों से उनकी जान पहचान थी, पकड़ थी, इसलिए उनका समाज में क्या था, स्थान था। जमींदारों की समृद्धि की वजह से, अमीर भी थे ना, इसी की वजह से भी उनकी विस्तृत जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे और इन्हें गिरवी भी रख सकते थे, इसीलिए इनकी ताकत थी। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूला करते थे, इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। मतलब ये सब बता रहा है, ये क्वेश्चन आता है कि जमींदारों की हैसियत कैसी थी, ये सब अगर बाबू आप लिख करके पॉइंट में बताते हो तो निश्चित तौर पे आपको इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पॉइंट लिख लीजिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। जरिया था, ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी होते थे, सैनिक टुकड़ियां भी थी जिनमें घोड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाही जत्थे होते थे। आईने अकबरी के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी, इतना लाख क्या था, घोड़सवार थे इनके पास, इतना पैदल सैनिक, इतना हाथी, इतना तोप, इतना नाव, ये सब एक जमींदार के पास होता था। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जमींदार की हैसियत उस समय कितनी बड़ी होती थी और उनका संबंध मुगलों के साथ उठना बैठना होता था और वो टैक्स भी वसूला करते थे। अब कह रहा है कि भू राजस्व प्रणाली मुगल काल में कैसी थी। तो भू राजस्व के इंतजाम दो चरणों में होता था, एक को हम लोग कर निर्धारण कहते थे और एक को हम लोग वास्तविक वसूली कहते थे। अब इसको पहले समझिए कि दोनों क्या होता था। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई जगह पे कहीं पर कर का निर्धारण करना, करा ना, कर निर्धारण यानी किसी चीज को हमने निर्धारित कर दिया कि इस व्यक्ति से हमें 5 रुपया लेना है। मान लीजिए कि किसी गांव में 50 आदमी रहते हैं और वहां से हमको पर व्यक्ति के हिसाब से क्या करना है, 50 आदमी रहते हैं और हर व्यक्ति से 2 रुपया हमको टैक्स लेना है। तो 50 आदमी रहते हैं, हर व्यक्ति से 2 रुपया टैक्स लेना है, तो कितना टैक्स हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया 100 रुपया तो निर्धारण हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग कर का निर्धारण, यानी गांव में हमने कर का निर्धारण कर दिया कि हमारे पास कितने हो गए, 100 रुपया वहां से आएगा, क्योंकि 50 आदमी रहते हैं, एक व्यक्ति 2 रुपया हमको टैक्स देंगे। तो ऐसे में बैठे बैठे हमने कर का निर्धारण कर लिया। लेकिन जब हम वसूलने गए तो हमको पता चला कि 50 आदमी रहते तो जरूर हैं, 2 रुपया देते भी हैं, लेकिन उनमें से 10 लोगों ने इस बार पैसा हमें नहीं दिया। तो दिया कितने लोगों ने, 40 लोगों ने। तो पैसा आया कितना हमारे पास,
80 रुपया। तो इस प्रकार से जमा कितना हुआ 80 रुपया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक वसूली कहते हैं। 20 रुपया तो नहीं मिला ना, क्योंकि 10 लोगों ने तो दिया ही नहीं, लेकिन हमने निर्धारण तो 50 लोगों को करके किया था। बात तो समझ में आ रही होगी ना। तो इसी को हम लोग, जब हम 50 आदमी को देख करके निर्धारित कर देते हैं कि 100 रुपया मिलेगा, और जब हम वसूलने गए तो पूरा वसूली जब हमने किया तो पता चला कि 40 लोगों ने दिया, 20 लोगों ने कहा कि अगले महीने में ले लीजिएगा। तो ऐसे में हमारे पास आया कितना 80 रुपया। तो वास्तविक वसूली कितनी हुई 80 रुपया, लेकिन निर्धारित कितनी हुई थी 100 रुपया। इसी को हम लोग कर का निर्धारण और वास्तविक वसूली कहते हैं। कह रहा है कि जमा निर्धारित रकम होती थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम होती थी। जमा जितना किया गया है वो निर्धारित रकम होती थी और वास्तविक वसूली होती थी। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, ज्यादा ज्यादा पैसा लेने का बात करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं होता था हो पाता था। हर बात में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का आकलन किया है। यानी जमीनों के बारे में भी आईने अकबरी क्या करता है, बताता है। ऐसी जमीनों में सभी आंकड़ों का आकलन किया है। और उसके बाद के बादशाहों के शासन काल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। कहता है कि 1665 में जब अकबर था, औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हो सकती थी। क्योंकि मुगलों को पता था कि असली कर हमें कहां से आता है, उस गांव से ही आता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि उस गांव पर हम क्या कर लें, पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लें। ठीक है भाई। अब देखिए, अब कह रहा है कि नोट उस समय क्या होते थे, एक आमिल होता था। आमिल का काम मुख्य रूप से क्या था, तो आमिल का काम होता था टैक्स वसूलने का। कह रहा है कि आमिल एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जमीन वहां पर 4 प्रकार के होते थे मुगलों के समय में। पोलज एक ऐसी जमीन, वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसमें कभी खाली से नहीं छोड़ा जाता था। तो ऐसे जमीन को पोलज कहते थे, जो उपजाऊ जमीन होता था। इसके बाद दूसरा परती, परौती जिसे बोलते थे, परती जमीन, वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत पुनः प्राप्त कर ले। यानी मान लीजिए कि साल में 2 खेती होती थी, तो एक खेती हम कर लेते थे और 3 महीना हम परती छोड़ देते थे, फिर उसके बाद हम फिर उस पर खेती कर लेते थे। तो ऐसे हम उसकी जमीन को वाकिफ कर लेते थे। एक चचर होता था, वह जमीन जो 3 से 4 वर्षों तक खाली रखी जाती थी। और एक बंजर पूरी तरह से हो जाती थी, वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों की खेती नहीं की गई हो, ऐसे को हम बंजर कहते थे। इसलिए मुगल काल में, याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन कभी पूछ सकता है कि उस समय मुगलों के समय में कितने प्रकार की जमीन होती थी, 4, पोलज, परौती, चच्चर और बंजर। और इस प्रकार से खेती होती थी और इन खेतों से अथाह आमदनी होता था और मुगल अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि गांव पर ही शहर बसा हुआ था। अब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रवाह। चांदी के प्रवाह का मतलब यह है इस समय हमारा व्यापार पश्चिम एशिया के जाल तंत्र से जुड़ चुका था। पूरी तरह से हमारा जो सिल्क रूट था वो हमारे हाथों से आ गया था, और उस रास्ते से भारत का सिल्क रूट के रास्ते से व्यापार होता था मिर्च मसाला और अन्य चीजों का, जड़ी बूटियों का। और ये सारा सप्लाई कहाँ जाता था, यूरोप जाता था। कहाँ पर, तो वहां पर रोमन साम्राज्य हो या रोमन यूरोप के लिए। और वैसे स्थिति में उन लोगों के पास चांदी ही होता था, जो उसके सोने और चांदी इसके बदले में दे देते थे और हमारा सामान खरीद लेते थे। भारत में चांदी का बहुत बड़ा खदान हमें देखने को मिलता नहीं है। हाँ, सोना जरूर थोड़ी बहुत मिल जाता है, लेकिन चांदी तो मिलता नहीं है। इसलिए हमारे अनाज या हमारे बहुमूल्य धातुओं का बहुत डिमांड यूरोप में होता था और यूरोप वाले खरीदते थे और उसके बदले में सोना चांदी हमको देते थे।
और फिर हमारे देश में आने लगा। ऐसे में उस समय मुगलों के लिए भी यह आसान था कि अब उनको नगद पैसा भी मिलने लगा, तो नगदी फसलों का ज्यादा बचत देने लगे। इसी प्रक्रिया को हम अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रवाह कहते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में चांदी बाहर से आना शुरू हो गया। देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं शताब्दी और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा था। यह साम्राज्य मिंग यानी चीन में होते थे, सफावी ईरान में, ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर के भूमध्य सागर तक सभी जगह जमीन व्यापार का जीवंत जाल बिछ गया। मतलब पूरा मध्य एशिया एक तरह से व्यापारिक तंत्र में जम चुका था, जिसमें महाभारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। मदद की खोजी यात्रियों से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ, और इस विस्तार के वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई। तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत के निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आने लगी, और इसी चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। और यही भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसी को हम लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव थे। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा, संचार और सिक्कों की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुगल राज्यों को अब नगदी कर भी जमा करने में आसानी होने लगी। और इस प्रकार दोस्तों, हमारे भारत में जब हम यूरोप के तंत्र से जुड़ गए तो एशिया में भी क्या आया? चांदी आया, और वहां से मुगल साम्राज्य भारत में भी चांदी आया, और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रवाह देखने को मिलने लगता है। नगदी फसल मिलने लगते हैं और नगद पैसा भी मिलने लगता है। इस प्रकार दोस्तों, हमने इस 2 वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को आपको हमने समझाने का प्रयास किया और बताने का भी प्रयास किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक करिएगा। लाइक तो जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी इससे भी बेहतर से बेहतर मटेरियल मैं आपको अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़िए और एक बेहतर जीवन की शुरुआत करिए। जय हिंद, जय भारत।